सो हेलो एवरीवन। क्लास 8 के लिए चैप्टर 7 पियर्सन के केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले सारा हम लोगों ने थ्योरी देख लिया था, जितना भी चैप्टर्स था हमारा पिछले 6 चैप्टर्स में। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। जैसे उसके पहले हम छोटा सा रिकैप लेंगे कि क्या क्या देखा था हमने। उसमें यहाँ पर हमने लिखा भी है जो जो टॉपिक था, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर में जानना क्या है। लेंथी चैप्टर है, लगभग 34 पेजेस का है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका ओवरव्यू है। सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, चैप्टर 7। सो ये लास्ट चैप्टर है क्लास 8 के केमिस्ट्री के लिए, और थ्योरी के बाद इसका क्वेश्चन भी होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या पढ़ना है इसमें, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हमें जो देखना है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, ये आप अगर देखोगे तो ये सभी नॉन मेटल्स हैं। और मैं भी बताऊंगा कि इससे पहले की जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर हमने देखा था हाइड्रोजन। वैसे तो हाइड्रोजन नॉन मेटल और मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। तो उनकी भी बात हम करेंगे कि हमने उनके बारे में क्या क्या देखा पिछले चैप्टर्स में। तो फिर उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर देखना है। फिर इन्हीं नॉन मेटल्स का जो कुछ मेन कंपाउंड्स हैं उनका डिफरेंट रिएक्शन देखना है। जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया का केमिकल फार्मूला NH3 होता है, ये तो पता ही है। और एक फेमस प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? हैवर प्रोसेस, जिससे अमोनिया बनता है, उसको भी देखेंगे। HNO3, नाइट्रिक एसिड, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। SO2 को देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर H2S, ब्लीचिंग पाउडर, CuCl2, NaCl, NCl। इन सभी कंपाउंड्स का आप देखोगे कि ये सभी कंपाउंड्स या तो नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या सल्फर या क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं। इनका हम प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस देखेंगे। उसी तरह से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये जो था इनका हम प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस देखेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट, जैसे नाइट्रोजन के बारे में तो कुछ ज़्यादा ही इस बार इसमें देखना है कि नाइट्रोजन साइकिल वगैरह भी देखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर अंत में जो हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सब्सटेंस जैसे ग्लास, सिरामिक्स, फर्टिलाइजर्स, फाइबर, प्लास्टिक, सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में देखना है। ठीक है, तो ये रहा इस चैप्टर्स में क्या एक ओवरव्यू है कि हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनके बारे में कैसे इनका प्रिपरेशन होता है, लेबोरेटरी या फिर इंडस्ट्रियल जो भी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनका रिएक्शन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, और भी कई इंपॉर्टेंट जो भी कंपाउंड्स हैं उनके साथ इनका रिएक्शन। ठीक है, फिर नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इन्हीं एलिमेंट्स का जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, जैसे नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक अमोनिया है और नाइट्रिक एसिड है, तो इनका प्रिपरेशन, इनका यूजेस, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और इनका रिएक्शन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ। इसी तरह से आप डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हो। NaCl के तो उसमें काफ़ी सारा प्रोसेस भी है। सो ये है हमारा चैप्टर 7 का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि हमने अब तक क्या देखा। जो भी चैप्टर्स पढ़ा, एलोसीन, TOS, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एयर, ऑक्सीजन, फिर वाटर सोल्यूशन, सोल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उन सभी का यहाँ पर यूज होगा। जैसे ऑक्सीजन को लेकर हमने देखा कि इसका कैसे प्रिपरेशन होता है, लेबोरेटरी है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला आपको याद होगा कि लेबोरेटरी में उसको यूज करते हैं। फिर ऑक्सीजन का जो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है एयर का, उससे हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कंबाइन स्टेट में, फ्री स्टेट में, दोनों में मिलता है, किस तरह मिलता है, ये सब हम लोग ने देखा था। फिर हाइड्रोजन के बारे में देखा था कि BOSH प्रोसेस, बॉश प्रोसेस से हाइड्रोजन का हम लोग देखे थे कि कैसे वाटर गैस किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसी को वाटर गैस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस, इसी वाटर गैस का यूज करके हाइड्रोजन जो बनता था उसी को बॉश प्रोसेस बोलते थे, याद है? जिस तरह से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन हमारा मिलके NH3 बनाता था, इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, वैसे बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर।
आप 3 लिख लो, यहाँ यहाँ 2 लिख लो, बैलेंस आता है ना करने। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। और यहाँ पर आयरन लेते थे हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे, और टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री से ज़्यादा रहता था, एबव 100 डिग्री, ठीक है। सॉरी, टेम्परेचर 400 डिग्री से 500 डिग्री के बीच में रहता था, और प्रेशर कितना रहता था, 100 एटीएम, ठीक है, एबव 100 एटीएम, ठीक है, एबव 100 एटीएम। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस था इसी को हैबर प्रोसेस कहते थे। मैं थोड़ा सा पहले से हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अमोनिया जो बनता है ना ये फर्टिलाइजर में यूज होता है, और लगभग इस प्रोसेस से, हैबर्स प्रोसेस से आपको पता होगा कि ये जो अमोनिया बन रहा है इसका फर्टिलाइजर में यूज होता है, और इस प्रोसेस से लगभग हर साल 500 मिलियन टन, ठीक है, 500 मिलियन टन फर्टिलाइजर यानी खाद, तो 500 मिलियन टन हर साल खाद बनता है इसके चलते। और आपको पता है कि वो जो खाद बनता है उससे लगभग 40% जो हमारे पीपल हैं, जो लोग हैं, पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको फूड की प्राप्ति होती है उस खाद के द्वारा, ये जो, ठीक है, इस तरह के परसेंटेज। तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये हैबर्स प्रोसेस। कार्बन में हमने काफी सारी चीज देखे, कार्बन साइकिल, कार्बन कैलोट्रॉप्स, डायमंड ग्रेफाइट के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर काफी उनके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनका रिएक्शन, उनका यूजेस देखा था हमने, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इस जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत लोग, हम लोग को लगता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी एसिडिक होगा, लेकिन ये न्यूट्रल था, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक था। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन LOCN TOS में एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और भी कई तरह की रिएक्टिविटी सीरीज को देखा था कि कैसे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। और फिर एयर के बारे में हमने देखा था, एयर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसके कई लेयर्स देखे थे। अगर देखे तो ट्रोपोस्फेयर में, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, फिर उसके ऊपर मेसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये सब सारी लेयर्स को, और उनको स्टडी किया था कि ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। स्ट्रेटोस्फेयर याद है, अगर क्वेश्चन आएगा कि ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है एयर के, तो स्ट्रेटोस्फेयर में। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पढ़ा था हमने कि दोनों कैसे डिफरेंट है। बाकी मैंने इनका तो प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, और भी बहुत सारे चीजें मैंने कुछ चीजों को यहाँ पर लिखा है। इसे गैल्वेनाइजेशन पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। आयरन के ऊपर जिंक का लेयर जो चढ़ता है ना, मोल्टेन जिंक, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि गैल्वेनाइजेशन पे किस एलिमेंट का जो मोल्टेन मीडियम है वो आयरन पर क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है, जिंक, कॉपर, लेड, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। बहुत लोग कॉपर टिक करके आ जाते हैं, वो गलत है। जिंक, जब भी गैल्वेनाइजेशन आए ना मन में अथी क्वेश्चन में, तो समझो कि जिंक का लेयरिंग है ना, किसी मान लो आयरन है, ये कोई आयरन का लेयर है, इस पर कॉपर का लेयरिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो रस्टिंग भी हमने देखा था। तो एक होमवर्क है आपके लिए कि ये CO, क्यूपरिक ऑक्साइड, Fe2O3, Ag2S, ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और लेड सल्फाइड, इन सभी का कलर बताना है, ये किस कलर के हैं, ब्लैक, ब्लू, जो भी कलर है इनका, ब्राउन। तो इन सब का कलर आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई होप कि आप लिखोगे, क्योंकि कलर भी इंपॉर्टेंट होता है सभी कंपाउंड्स का जानने के लिए। और भी कई कंपाउंड्स है जिनका कलर याद करना पड़ता है, ये कुछ ही है। तो अब तो कुछ ओवरव्यू हमने देखा कि कैसे ब्लीचिंग पाउडर, किसको ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपको जानना हो तो ब्लीचिंग पाउडर COCl2 है ना, यही तो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, COCl2। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस में होता है, कपड़े साफ करने में और भी साफ सफाई करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। और किस तरह से इसका सफाई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका प्रिपरेशन, इसका यूजेस, इसका केमिकल रिएक्शंस मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स बिफोर बिगिनिंग दिस चैप्टर। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में एक छोटा सा अगर हम देखें कि मेटल्स नॉन मेटल्स में क्या एक मेन फर्क होता है, तो अगर आप पीरियडिक टेबल को आप देखो, एक बार पीरियडिक टेबल देखते हैं, तो पीरियडिक टेबल को आप देखोगे कि
ये हमारे पीरियड टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 18, देख रहे हो 18 तक ग्रुप्स है। और कितने पीरियड होते हैं? 7, ठीक है 7, अब देख लो 7 है, 8 नहीं है, 7 ही है। ओके, और ये जो अलग से दिया जाता है ना, ये लैंथेनाइट्स हो गए और ये एक्टेनाइट्स हो गए। तो इनको ये नहीं कि 7 8 9 9 ग्रुप 9 पीरियड मान लिए, नहीं, ये यहीं पर जो जगह था 57 से 71 तक, ये लैंथेनाइट 6 पीरियड में आते हैं और एक्टेनाइट 7 पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो इनकी बात तो बाद में करेंगे। सो ग्रुप क्या होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल जो रो होता है हमारा, वर्टिकल, ठीक है, नॉर्थ साउथ कितने हैं? 18। और हमारा हॉरिजेंटल, उसको पीरियड कहते हैं हॉरिजेंटल को, जैसे हॉरिजेंटल मतलब ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट 7 हो गए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो आप देखोगे कि मेटल्स के बारे में जब बात हो रही है, देखो ये मेटल्स है, तो मेटल्स में अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये जो भी आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, लेफ्ट साइड में ये सभी मेटल्स आ जाते हैं। तो मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है कि वे शाइनिंग होते हैं, लस्टरस होते हैं, उनका हाई डेंसिटी होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, वे ज़्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वैलेंसी वे डोनेट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको डोनेट करते हैं और जाके कंपाउंड में, जैसे NaCl। तो देखो, तो NaCl सोडियम क्या है? एक मेटल है। कैसा मेटल है? हमारा Na देखो यहाँ पर, ये देखो सोडियम है यहाँ पर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। ऐसे तो 22.99 होता है, ठीक है, लेकिन 23 लेकर चल जाते हैं इसको, 23U। तो आप देखो कि Na प्लस बनाता है और Cl माइनस। तो मेटल जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। और क्लोरीन तो आपको पता ही है कि नॉन मेटल है। तो मेटल्स जनरली सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, गैसियस बहुत ही न के बराबर हैं। और हाइड्रोजन यूनिक है, क्योंकि हाइड्रोजन ये मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसकी बात तो छोड़ दो। तो ये पहला जो ग्रुप है ये हमारा अल्कनाइन मेटल्स हो गया। दूसरा ग्रुप जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये हमारा क्या हो गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गया। देख रहे हो मेटल्स लिखा हुआ है, अंत में क्या लिखा हुआ है? मेटल्स। और ये जो हमारा आप देख रहे हो, यहाँ से आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और इसके नीचे जो भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ये काफी हैवी होते हैं और ये कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और इधर जब आप राइट की तरफ आओगे ना, तब आपको नॉन मेटल्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 18 नंबर का जो ग्रुप है ये तो पूरा का पूरा, इसमें तो नोबल मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। हीलियम देख रहे हो, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, आप देख रहे हो। तो इनका बल्ब में भी यूज होता है, क्योंकि बल्ब का फिलामेंट अगर हाई टेम्परेचर पर है और उसमें अगर नोबल गैसेस को न डाला जाए, ठीक है, तो वो फिलामेंट क्या हो जाएगा? जल्दी ही डिफ्यूज हो जाएगा और बल्ब खराब हो जाएगा। इसीलिए बल्ब में जनरली नियोन, आर्गन गैसेस को डाला जाता है। तो अब याद हो गया कि 18वें ग्रुप में नोबल मेटल्स होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद कर लो। और एक चीज ये भी देखा था एयर ऑक्सीजन चैप्टर 4 में, क्या देखा था कि जैसे जैसे नोबल मेटल्स में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो देखो, तो अगर मैं कहूँ कि मैं रेडियन को भी छोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत नीचे है, 86 है, हालांकि ये भी नोबल मेटल्स है। तो अगर मैं जेन्युइन को देखो, जेन्युइन का 54 है, क्या है? 54 एटॉमिक नंबर है और 131 क्या है? इसका एटॉमिक मास है। तो हमने देखा था एयर ऑक्सीजन में कि नोबल मेटल्स में, ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जेनून का हो जाता है नोबल मेटल्स में, उससे कम क्रिप्टॉन, और उससे कम आर्गन, और उससे कम नियोन, और उससे कम हीलियम। याद है? ये याद कर लो, थोड़ा सा कभी काम ही दे देगा ये, ठीक है, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है। याद है? ये बहुत अच्छे से बताया था इसको। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो अभी तो समझाऊंगा तो समझ भी नहीं पाओगे उसको, है ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्बिट्स के क्वेश्चन, ऑर्बिट्स का बात हो जाती है कि ज़्यादा ऑर्बिट है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटम्स का साइज भी बढ़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर एटम्स के साइज से उसका क्या रिलेशन है, तो वो थोड़ा सा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को रखना कि क्यों नोबेल मेटल्स में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? बढ़ते जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा रिलेशन हो गया। अब फिर आप देखो कि नोबल गैसेस का ब्लू में है। अदर नॉन मेटल्स में देखो कौन सा है? ग्रीन में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन तो मेटलॉइड्स में आ जाएगा। मेटलॉइड्स उनको कहते हैं ऐसे एलिमेंट को जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? शो करते हैं, यही है ना। फॉस्फोरस नॉन मेटल में, सल्फर नॉन मेटल में, क्लोरीन नॉन मेटल में,
जहां जहां ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा हो, आर्सेनिक नॉन मेटल में, सेलेनियम नॉन मेटल में, ब्रोमीन लिक्विड होता है ना रूम टेम्परेचर पे, तो एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। टेलेरियम हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन भी नॉन मेटल है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड होता है ऐसे रूम टेम्परेचर पे और लस्टरस भी होता है, यानी शाइनी होता है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी नॉन मेटल गैसेस में ही होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सभी नॉन मेटल्स गैसेस में नहीं, आयोडीन वगैरह कुछ एक्सेप्शन हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्शन हो गए। और जो मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर बताना भी तो जरूरी है ना। तो पिछले चैप्टर्स में कार्बन के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा इस क्लास में, फिर नाइट्रोजन को लेकर इस क्लास में देखा जाएगा, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसका प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ उसका रिएक्शन और उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि नाइट्रिक एसिड और अमोनिया का डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। ऑक्सीजन के बारे में भी हमने देख लिया था एयर एंड ऑक्सीजन चैप्टर में, मतलब थोड़ा तो देख ही लिया था इस लेवल के लिए। और कौन सा, और हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन वाटर सॉल्यूशन सोलेबिलिटी एंड हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के प्रिपरेशन, उसका रिएक्शन मेटल नॉन मेटल के साथ और उसका यूजेस भी देखा था। तो पीरियड टेबल हमेशा साथ में रखो और देखो कि देखो यहाँ पर स्टेट भी दिया हुआ है ना, गैसियस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो एक पीरियड टेबल अपने पास रखा करो। और जो भी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, चाहे फिजिकल या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, वो सब इसी में आएंगे और इनका यूज होगा, इनके एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक नंबर, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स या नोबल गैसेस हैं, ये किस पीरियड में है, ये किस ग्रुप में है, और उसी के आधार पर इनका काफी सारा प्रॉपर्टी आपको दिखेगा कि उनका कंपैरिजन किया जाएगा। तो हमेशा पीरियड टेबल साथ में रखो, ठीक है। मैंने क्यों नॉन मेटल्स की बात की, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जो पढ़ना है वे सभी नॉन मेटल्स में ही आते हैं। तो नॉन मेटल्स का डिफिनेशन लिख लो, अगर एक जगह कहीं लिखना है, कहीं से भी आप लिख सकते हो कि नॉन मेटल्स जनरली अपने प्रॉपर्टीज से उनको कैरेक्टराइज किया जाता है, जैसे उनका लो डेंसिटी होता है ना, उन जनरली गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं, वे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। देखो यहाँ क्लोरीन क्या है, Cl- है ना, तो वे जनरली एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनका ज़्यादा होता है। और भी कई सारे उनके प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स के, आप उनको भी लिख सकते हो। तो उस तरह से मैंने एक ओवरव्यू दिया। और तो ये हम शुरू करेंगे यहाँ पर, किधर गया, कॉमन नोन एलिमेंट, देयर प्रिपरेशन, डिफरेंट कंपाउंड, वाइड एप्लीकेशन, कंप्लीटिंग। तो इसको पढ़ने के बाद आप नाइट्रोजन फॉस्फोरस का प्रिपरेशन, ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, एक मिनट सेव कर लेता हूँ इसको। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड देयर कंपाउंड्स, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और एक मिनट में रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ शायद प्रॉब्लम आ गया है। तो हो गया। फिर SO2 का हम देखेंगे, H2SO4, H2S और HCl, CaOCl2, क्लोरीन, CaOCl2, एक मिनट, CO, अच्छा यही ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी मुझसे गलती हो गया, हम COCl2 लिख दिए, COCl2 मैंने ब्लीचिंग पाउडर लिख दिया, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। स्टडी द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन एंड इट्स डेरिवेटिव। सो शुरू करते हैं, हम लोग बुक से ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि अब उतना लिखेंगे तो फिर उतना, जब बुक में है ही तो फिर मेन चीज को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे जो भी लिखना होगा मेन चीज को हम लोग लिखेंगे। और 111 यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑथराइज्ड एलिमेंट्स हैं, और इनको किस में बांटा जाता है, मेटल्स में या नॉन मेटल्स में। हम लोगों ने काफ़ी सारे मेटल्स के बारे में देखा और नॉन मेटल्स के बारे में पहले भी पढ़े हम लोगों ने, लेकिन इस बार नाइट्रोजन को देखना है। नाइट्रोजन क्या है, एक एबंडेंट नॉन मेटल है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जो है ना, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दो तरीकों से पाया जाता है। नाइट्रोजन ज़्यादातर फ्री स्टेट में पाया जाता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन 78% बाई वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, वैसे हमेशा हम लोग 78% लिख के भाग जाते हैं। जब भी बात होता है क्लास में कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो वो 78%, तो 78% क्या है, वॉल्यूम है या वेट है, बताना चाहिए ना। कि अगर मैं 100 ग्राम लूँ एयर का,
तो उसमें क्या 78 ग्राम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। या फिर अगर मैं 100 ml लूँ, ठीक है, अब वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ये वेट के टर्म्स में हो गया, लेकिन अगर मैं 100 ml एयर लूँ तो क्या उसमें 78 ml क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तो ये पहला, ये सही है, ये चीज सही है, ठीक है। वॉल्यूम में जब बात करते हैं ना हम लोग तो 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन वेट में 78% नहीं होता है, वेट में 75% बाई वेट होता है, ठीक है। पहले भी ये जब पढ़ रहे थे हम लोग तो इसको बताया था कि इसका ध्यान रखना कि ये दो चीज अलग अलग है ना। कैसे वेट, वेट का मतलब क्या हो गया और वॉल्यूम का मतलब, तो नाइट्रोजन द एलिमेंट विच इज वेल नोन फॉर इट्स एबंडेंस, एबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाना, इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। और आपको पता ही है कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं कि ऐसे जीव जंतु या जो भी जीव जंतु हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हम लोग तो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, क्या ह्यूमंस ऑटोट्रॉफ्स हैं, नहीं है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है फूड पर, किसके लिए, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है तो वे लोग एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट है, और हम जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं प्लांट्स पर डिपेंडेंट करता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, रोटी और जो भी दाल वगैरह, तो प्लांट्स उनको बनाती हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो ऑटोट्रॉफ्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। क्यों, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स का होना जरूरी है। और नाइट्रोजन प्लांट्स की मदद करता है, कैसे, क्योंकि प्लांट्स के लिए एक न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, और जो भी फर्टिलाइजर होता है ना उसमें मेनली नाइट्रोजन ही होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे लिए कितना जरूरी है नाइट्रोजन। और एक बात और है कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ऑक्सीजन की तरह, ठीक है। ऑक्सीजन, वैसे ऑक्सीजन खुद तो नहीं कंबशन करता है, लेकिन दूसरे कंबशन में मदद करता है। याद है ना कि किसी भी चीज को जलने के लिए, कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है, ठीक है, खुद नहीं जलता है, लेकिन दूसरी चीज को जलने में मदद करता है। जैसे हमारे कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं ना खुद नहीं लड़ते हैं किसी से, लेकिन किसी और को आपस में लड़ाते रहते हैं तो उस तरह से ऑक्सीजन होता है। Therefore the various compounds of nitrogen are manufactured for the use as fertilizer। देखा, सल्फर एंड फॉस्फोरस also form a part of the fertilizer industry in addition to this common use। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जब इतना इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमको खाना मिलता है, हैवर प्रोसेस में आपने देखा कि किस तरह अमोनिया मिलता है, अमोनिया। In addition to this common use, certain compounds are useful for specific purposes such as phosphorus in the match industry। phosphorus का यूज जो दिया सलाई के कारखानों में, जो आजकल तो लाइटर आ गया है तो उतना तो, लेकिन हाँ क्रैकर्स में, दिया सलाई वगैरह में रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस के भी कई टाइप होते हैं। रेड फॉस्फोरस का यूज होता है मेनली सलाई वगैरह बनाने में, मैच इंडस्ट्री। ये मैच मतलब वो दिया सलाई जो होता है, ठीक है, वो मैच नहीं जो इंडिया श्रीलंका ये जो भी, वो मैच नहीं है। सिमिलरली कॉमन सॉल्ट, अ कंपाउंड ऑफ क्लोरीन फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी तो है ना, जो चीज इतना इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ा जाए। However, there are some compounds, nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4, hydrochloric acid NCl, which forms an inevitable part of almost every chemical reaction। In fact, the early congestion of sulfuric acid को क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, ठीक है। और यही नहीं, किसी देश में सल्फ्यूरिक एसिड का कितना कंजप्शन है उसके आधार पे ये तय भी किया जाता है कि वो देश मतलब केमिकल इंडस्ट्री में कितना तरक्की कर चुका है। यानी कि जो देश जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का कंजप्शन कर रहा है, इसका मतलब वहाँ केमिकल इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप्ड है, और इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसके लिए तो एक अलग से क्लासिंग लगेगा भाई तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सल्फ्यूरिक एसिड इन अ कंट्री इज टेकन एज एन इंडिकेशन व्हिच रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन दैट कंट्री, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट इट शुड बी रिकॉल्ड दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉपुलरली नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। वैसे मतलब थोड़ा बहुत जानना जरूरी चाहिए। अब यहाँ पर एक ओवरव्यू है नाइट्रोजन के बारे में। फ्री स्टेट में मैंने कहा कि देखो 78% बाई वॉल्यूम और 75% बाई वेट, और फ्री स्टेट में कहाँ एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में कई सारे कंपाउंड्स में होता है। कंबाइंड स्टेट मतलब किसी कंपाउंड में, जैसे कि कार्बन हो गया, तो कार्बन एटमॉस्फेयर में भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में, लगभग 0.003% ऐसा कुछ है ना, देख लेना एक बार, ठीक है। तो कार्बन एटमॉस्फेयर में भी लेकिन बहुत कम है। लेकिन एक CO2 भी होता है, देखते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 यहाँ पर क्या है, कंबाइंड स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से किसी से जुड़ा हुआ है, किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे, या फिर CO में भी, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन क्या है, कंबाइंड स्टेट में है।
तो उसी तरह से एक फ्री स्टेट है, एक कंबाइन स्टेट है। यहाँ पर एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो कंबाइन स्टेट में हमारा नाइट्राइट हो गया KNO3, नाइट्रे हो गया सॉरी, इसको हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट भी पढ़ते हैं। फिर एक NaNO3, इसको सोडियम नाइट्रेट भी पढ़ते हैं, या फिर इसका कॉमन नेम चिले साल्ट पीटरे भी होता है। ठीक है, चिले साल्ट पीटरे। चिले क्यों? क्योंकि चिले कंट्री है, ठीक है, चिले कंट्री है साउथ अमेरिका में। ऑफ कोर्स आप मैप देखोगे तो पता चल जाएगा। तो वहां पर ये ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से इसका जो खनन होता है, माइनिंग होता है इसका NaNO3 का, तो इसीलिए उसका नाम चिले साल्ट पीटरे हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है। तो कंबाइंड फॉर्म में इस तरह के कंपाउंड्स में पाया जाता है। नाइट्रोजन प्रेजेंट मेजर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज प्रोटीन्स में भी नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है, पता है, एंजाइम्स में, कई सारे एंजाइम्स में, एंड वेरियस कंपाउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में। तो नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस, और एक चीज और याद करना कि ऐसे एलिमेंट जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वे फ्री स्टेट में जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे फास्फोरस काफी हाईली रिएक्टिव है, तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फास्फोरस बीइंग हाईली रिएक्टिव। तो आपसे कभी भी कोई एलिमेंट अगर आपको लगे, आपको पता है कि वो हाईली रिएक्टिव है, तो आप सीधा सीधी ये बोल सकते हो कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे ही वो फ्री स्टेट में जैसे ही आएगा, वो तुरंत क्या किसी से रिएक्शन कर जाएगा और कोई ना कोई कंपाउंड बना देगा, और जैसे ही वो कंपाउंड बना देगा तो वो कंबाइन स्टेट में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो उसी तरह कंबाइन स्टेट में फास्फोरस के कई सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। फ्लोरोपेप्टाइड, फास्फोरस प्रोटीन ऑफ फ्यूल, बोन मैरो, CaCl2, इनका बहुत सारा यूज है। सल्फर आ जाता है, तो फास्फोरस 15वें ग्रुप में आता है ना। फास्फोरस आप देखो तो फास्फोरस कहाँ 15वें ग्रुप में दिख रहा है, ये 15वां ग्रुप में। आप नीचे जाओगे 15वां, नीचे आओगे 15वां ग्रुप में और थर्ड पीरियड में। तो इस तरह से जब भी आप देखोगे ग्रुप कितना है फास्फोरस, तो जब भी कोई एलिमेंट मिले ना, तो ग्रुप और पीरियड उसका साथ में लिख दिया करो। अब इतना तो कर ही सकते हो, तीसरा पीरियड, तो इससे पता चलते रहेगा, आपको एक आइडिया लगते रहेगा। सल्फर, तो सल्फर 16वें ग्रुप में आ जाएगा और पीरियड 3 ही रहेगा। सल्फर एग्जिस्टिंग फ्री स्टेट एंड फाउंड 0.03% ऑफ, बहुत कम पाया जाता है, वोल्केनिक रीजन्स में पाया जाता है और मेनली। और अगर वोल्केनिक रीजन नहीं है तो जमीन के अंदर 300-400 मीटर, आपको जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है यूनाइटेड में, टेक्सास में, लुसियाना में सल्फर पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में बहुत सारा पाया जाता है। सल्फाइड और आप देखो कि सल्फाइड और जैसे कि सीनेबार, ठीक है, सीनेबार जब भी HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो फेमस नाम है ना वो सीनेबार है। मैंने कहा था कि एक यूपेक नेम होता है और एक कॉमन नेम होता है। यूपेक नेम मतलब जैसे आपका स्कूल का नाम जो है वो यूपेक नेम है, लेकिन आपका घर का अपना नाम है तो वो कॉमन नेम हो गया। तो सीनेबार जब भी आए ना तो समझो कि HgS है। फिर आयरन पाइलट्स, FeS, तो इन सब में सल्फर कंबाइनेशन पाया जाता है। जिप्सम, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है, लेकिन इसको जब आप हीट करते हो ना, लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो इसका पार्शियल डिहाइड्रेशन होता है। पार्शियल क्या होता है? डिहाइड्रेशन। और ये किस में बदल जाता है? CaSO4.12H2O में। इसके साथ कुछ कैटालिस्ट भी लेंगे। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जिप्सम को ही जब वो पार्शियल डिहाइड्रेशन होता है, जब हम उसको हीट करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कितना बार इसका नाम सुने हम लोग, क्यों? क्योंकि जब भी जैसे हाथ की हड्डी टूट जाती है, पैर की हड्डी कहीं टूट जाती है, तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं ना, व्हाइट कलर का होता है, याद है? तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो और ये क्या है? जिप्सम है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये जिप्सम है। ओके, अच्छा, ये .2H2O क्या है? तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन पढ़े थे ना हम लोग, वाटर सॉल्यूशन सोल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन में, कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन है यानी कि एक CaSO4 मॉलिक्यूल के साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा हुआ है। इससे क्या पता चल जाता है CaSO4.2H2O में कि एक मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा हुआ है। इसी को हीट करते हैं तो CaSO4.12H2O मिलता है, और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यहाँ पर भी देखो CaSO4, तो यहाँ सल्फर है तो एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इंसुलिन, ग्लूकोसाइनाइड्स तो फिर क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन डज नॉट ऑकर इन
फ्री स्टेट। क्यों? क्योंकि क्लोरीन भी हाईली रिएक्टिव है फास्फोरस की तरह, और ये 17वें ग्रुप में आएगा और तीसरे पीरियड में भी आएगा। उसी तरह से नाइट्रोजन को देखो तो ये 14वें ग्रुप में आएगा और तीसरे पीरियड में आएगा। तो पीरियड तो तीनों चारों का सेम ही है, हम ग्रुप से अलग अलग है। तो एक पीरियड टेबल हमेशा साथ में रखा करो। क्लोरीन एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, जैसे NaCl सबसे कॉमन, रोज तो आप खाते ही हो NaCl, इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसमें आयोडीन प्लस आयोडीन। अच्छा, जो नमक आप खाते हो जो उजला वाला नमक जैसे NaCl, उसमें आयोडीन क्यों मिलाया जाता है? आयोडीन ये एक फूड फोर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है बिना आयोडीन का भी नमक आप खा सकते हो, लेकिन आयोडीन मिला रहेगा तो वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे आपका थायराइड ग्लैंड सही से काम करेगा, और गोइटर रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, GOITRE, गोइटर जो डिजीज होता है वो नहीं होगा। तो फूड फोर्टिफिकेशन, पहले मुझे लगता था कि नमक में पहले से ही आयोडीन मिला रहता है, ऐसा नहीं है, आयोडीन अलग से मिलाया जाता है। तो जो भी अच्छे नमक जैसे टाटा सॉल्ट वगैरह आप लोगो तो फूड फोर्टिफिकेशन इसको कहते हैं, ठीक है। अभी क्या प्रोग्राम चल रहा है कि राइस में भी फूड फोर्टिफिकेशन किया जाए और विटामिन उसमें ऐड किया जाए, ठीक है। तो और राइस वगैरह में, क्योंकि राइस एक स्टेपल फूड है और हमारे देश में कई बहुत बड़े भाग पर लोगों का, बहुत बड़े अमाउंट पर लोगों का खाना है ना राइस। तो उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स ऐड किया जाए, विटामिन, आयरन, है ना, या उस तरह का राइस उगाया जाए जिसमें आयरन ज्यादा मात्रा में हो, या आयरन ज्यादा मात्रा में, तो एनीमिया नहीं होगा ना। एनीमिया किसके कारण होता है? आपका आयरन की कमी कारण होता है। तो अगर राइस ऐसा तो उगाया जाए जिसमें आयरन हो, विटामिन हो, तो ये सब काफी फायदा होगा। क्योंकि ऐसे जो आप राइस खाते हो इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा होता है, वैसे और कुछ में ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। तो ये भी कार्नालाइट याद करो, KCl MgCl2.6H2O एंड मिनरल हॉर्न सिल्वर AgCl। वैसे फोटोग्राफी में भी एक AgCl जैसा कुछ कंपाउंड यूज होता था, उसको कमेंट सेक्शन में लिखना कि फोटोग्राफी में जो जिसका यूज होता था, जिस कंपाउंड का, हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़ा था हम लोगों ने, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अब शुरू करते हैं नाइट्रोजन। अब जाके शुरू हुआ है नाइट्रोजन। 31 मिनट हो गया। ओ भाई साहब, क्या करूं? थोड़ा सा बता देता हूं कि मैन्युफैक्चर सबसे पहले किससे होता है। तो आपको याद है ना कि चैप्टर 4 में एयर ऑक्सीजन में हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखे देता हूं, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैप्टर 2 में भी था, जब हम लोगों ने देखा था कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कैसे किया था। तो एक मेथड ये भी था। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कब करते हैं? जब बॉइलिंग पॉइंट, उस मिक्सचर में जो भी सब्सटेंसेस हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हो, है ना, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस हो। तो वैसे मिक्सचर के सब्सटेंस को अलग करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते थे। तो एयर में तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, CO2 है, आर्गन है, और ये सब जो छोटे बहुत गैसेस है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -195 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? लगभग -182 डिग्री सेल्सियस। याद है कि सब भूल गए? तो ऑक्सीजन का आप देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है नाइट्रोजन से, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, तो समझ रहे हो, माइनस है तो -182 डिग्री तो ज्यादा है ना, -195 डिग्री सेल्सियस से। -180 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है -195 डिग्री सेल्सियस से। तो क्या होगा कि जब हम एयर को प्यूरिफाई करेंगे, सबसे पहले उसमें से डस्ट पार्टिकल निकालेंगे, फिर मॉइस्चर निकालेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। तो डस्ट पार्टिकल निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स या फिल्टर्स का यूज करते हैं, है ना। हवा में से हम खींच लिए, अपने जो भी एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसी को खींच लिए, फिर इसमें से डस्ट पार्टिकल, फिर मॉइस्चर को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एनहाइड्रस CaCl2, है ना, या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे ताकि उसमें से मॉइस्चर हट जाए। और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कास्टिक पोटास या कॉस्टिक सोडा, देख रहे हो, कॉस्टिक सोडा को ही NaOH लिखते हैं, और कॉस्टिक पोटास को ही QH, यानी ये कॉस्टिक सोडा ही सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कॉस्टिक पोटास ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग करने के लिए किससे? उस एयर में, एयर तो है हमारे आसपास, तो हमने उसे ऑब्जर्व करके एक कंटेनर में ले गए मान लो, और वहां से हमने अलग अलग स्टेप पे, इस स्टेप पे मान लो डस्ट को अलग कर दिया, फिर आगे एयर गया तो यहाँ से मॉइस्चर अलग कर दिया, फिर आगे एयर गया तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं? हाई प्रेशर देते हैं, इसी एयर में हाई प्रेशर देते हैं और इसका एक्सपेंशन कराते हैं एक बड़े से कंटेनर में, ठीक है। तो और बार बार इसका हाई प्रेशर देके इसका एक्सपेंशन
इमीडिएटली इसका एक्सपेंशन कराने से, हाई प्रेशर देके इमीडिएटली इसका एक्सपेंशन कराने से ये लिक्विफाइड हो जाता है, यानी गैस किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। और फिर सबसे पहले नाइट्रोजन इवापोरेट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम है, तो नाइट्रोजन गैस हमें लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस हमें मिल जाएगा। तो ये चीज आप देखोगे ये पूरा यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ना हो, है ना, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स और फिल्टर्स, और यही चीज लिखा हुआ है, रिपीटेशन ऑफ द अबव प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर ऑफ 100 एटीएम और 200 एटीएम ओवर ड्राई एयर एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन ऑफ दिस कंप्रेस्ड एयर थ्रू ए फाइन जेट रिजल्ट इन कूलिंग। आपको पता है रिपीटिंग द प्रोसेस अ नंबर ऑफ टाइम्स रिजल्ट इन द कन्वर्सन ऑफ दिस एयर टू लिक्विड स्टेट। किसी भी गैस को लिक्विड बदलने के लिए हम लोग हाई प्रेशर देते हैं और लो टेम्परेचर रखते हैं, यही ना, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ताकि क्या हो, जो गैस है, गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही इसको कंप्रेस करोगे, ज्यादा प्रेशर दोगे और लो टेम्परेचर दोगे, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, नजदीक आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, नजदीक आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही पार्टिकल्स नजदीक आने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, स्टेट तो चेंज होगा। जो हमने 3 स्टेट मेनली अभी 3 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, वैसे तो कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है डिटेक्शन का, जैसे हम पहले डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस याद है, कोई ऐसे आज भूल गए क्या, कमेंट सेक्शन में लिखना कि कैसे ऑक्सीजन गैस को डिटेक्शन करते हैं। कहीं पर कोई ऑक्सीजन गैस है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस का यूज करते हैं। अभी अभी फिलहाल देखते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो क्या करते हैं कि जहाँ पर मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो काफी व्हाइट फ्लेम देता है, डिजिलिंग व्हाइट फ्लेम। तो जब भी लिखे कि कोई मेटल है जो डिजिलिंग व्हाइट फ्लेम से जल रहा है, इसका मतलब जरूर वहां मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम एक मेटल है और ये सेकेंड ग्रुप का, और सेकेंड ग्रुप में है, और पीरियड इसका देख लो, थर्ड पीरियड में देख लो, सेकेंड ग्रुप, ठीक है, और थर्ड पीरियड। तो इस तरह से देखते हैं। तो आई होप कि पीरियड टेबल आज से आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो थोड़ा रखा करो। तो जब भी, तो अगर मान लो वहाँ नाइट्रोजन होगा तो उस मैग्नीशियम से रिएक्ट करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, और इसी मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब वाटर में आप डालोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये अमोनिया बना देगा, और अमोनिया को ही जब NaCl में आप डिसॉल्व करोगे तो ये अमोनियम क्लोराइड बना देगा। और ये कैसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। व्हाइट डेंस फ्यूम्स ऑन एक्सपोजर टू ए ग्लास रॉड डिप्ड इन NaCl। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन गया कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट डेंस फ्यूम्स, ठीक है। तो जब भी कहीं क्वेश्चन में आए कि ये ऐसा ऐसा रिएक्शन हुआ और व्हाइट डेंस फ्यूम्स बन गया, इसका मतलब जरूर हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि वहां अमोनियम क्लोराइड बन रहा हो, NH4Cl, ठीक है। तो हमने डिटेक्शन करना चाहा, मान लो कहीं पर कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है तो वहां पर जो मैग्नीशियम रिबन जल रहा था वहां पर हमने उसे डाल दिया और वहां पर क्या बन गया, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी को वाटर में डाला तो अमोनिया गैस वहां से निकला, और उस अमोनिया गैस को हमने हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाए तो अमोनियम क्लोराइड बन गया और व्हाइट डेंस फ्यूम्स बन गया। तो अगर ऐसा बन जाता है इसका मतलब जरूर उस कंटेनर में क्या था, नाइट्रोजन गैस था। तो एक छोटा सा डिटेक्शन है, लेकिन प्रोसेस आप देख सकते हो। अच्छा, अमोनिया गैस एसिडिक होता है बेसिक? बेसिक है ना, अमोनिया गैस बेसिक है ना, लेविस बेस है ना। देखो तो यहाँ पर लोन पेयर है ना इसके पास, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है ना किसी के साथ, ऐसा लेविस बेस। वैसे अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि H+ जहाँ हो वो एसिडिक हो गया, OH- जहाँ हो वो बेसिक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो एसिडिक बेसिक को डिटरमाइन करते हैं, जैसे NH3, इसमें तो H+ OH- नहीं है, ये तो टूटता भी नहीं है, ये तो कोवैलेंट कंपाउंड है। तो फिर ये बेस कैसे हुआ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, क्योंकि लेविस का अपना एक कंसेप्ट था, एक लेविस थे। तो लेविस का जो कंसेप्ट था एसिड बेस का, आज जाके होमवर्क लिख लो कि एसिड बेस, लेविस ने एसिड बेस को कैसे डिफाइन किया था, ठीक है। ये तो अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस है, जो H+ OH-, अर्हेनियस, कोई साइंटिस्ट रहे होंगे। तो यहाँ पर एक चीज और भी नोट कर लो आप, इसको घर से आप करके ले आना कि लेविस के अनुसार एसिड और बेस का क्या डिफिनेशन है। ओके, सो कल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, नाइट्रोजन का यूजेस ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे, और नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे। तो इतना तो शायद काफी रहेगा, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा क्लास रहेगा तो अच्छा रहेगा। और एक चीज और कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह का फ्री क्लास और आता रहे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ ना कुछ अपने तरफ से कुछ डोनेट करें, कुछ कोई भी मनी या फिर कुछ भी,
आप एक महीने में, जैसे एक महीने का मान लो 30 रुपये भी मनी आप डोनेट कर सकते हो, हर दिन का 1 रुपया भी, उस तरह से। क्योंकि आप रोज कम से कम 20 रुपये तो खा ही जाते होगे चाउमीन, बिस्किट, मतलब कुछ भी, जो भी समोसा, तो महीने में आप 600 रुपया खा जाते हो, ठीक है, पॉकेट मनी जो होता है। तो मैं आपसे ठीक कहूंगा कि आप कम से कम महीने का 30 या फिर 60 रुपये आप यूपीआई आईडी, मेरा यूपीआई आईडी है इट्स मी मनीष 6070@OKSBI, वो नीचे भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। इस यूपीआई आईडी को डाल के आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हो। क्योंकि फ्री क्लासेस लाने के लिए भी बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, और मैंने तो काफ़ी सारा दिया है। तो आप कम से कम 60 रुपये यहाँ पर डोनेट एक महीने में कम से कम कर सकते हो, हर दिन का 2 रुपया, है ना, 30 × 2, तो बहुत ज़्यादा नहीं है आपसे, ठीक है। 1/10 लिया जा रहा है, और कई लोग तो 20 से ज़्यादा ही खा जाते हैं, 50-60 रुपया तो ऐसे ही उड़ जाता है उनका। तो अगर कहीं पर मेहनत हो रहा है तो आप कोशिश करो कि इस पर पे करो, और आई होप कि आप कुछ मदद करोगे इसमें, क्योंकि हमें भी इसकी ज़रूरत होती है। तो 60 रुपये कम से कम, मिनिमम 60 रुपये, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो 30 रुपये ही सही आप डोनेट कर सकते हो, हर दिन का 1 रुपया। अब इससे कम आपका जैसा मन हो, तो गूगल पे या फोन पे के माध्यम से इस यूपीआई को डालोगे, इट्स मी मनी 6070, मनीष है MANIS @OKSBI पर आप डालोगे तो यहाँ से हो जाएगा। तो क्योंकि काफ़ी अब तो समय हो गया और इसमें मुझे ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो आप कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो वीडियो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। सो थैंक यू, अगले क्लास में फिर जल्दी ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।